हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? साउंड बताओ परफेक्ट है या नहीं? साउंड की एक दिक्कत थी, बस वही मैं देखना चाह रहा हूँ कि साउंड परफेक्ट है या नहीं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। साउंड परफेक्शन है साउंड में या नहीं? क्लियर करो, 1 मिनट फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके ओके, डन, चलो बहुत सही। तो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। यस, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो खुश रहो। परफेक्ट। चैट प्राइवेट, ओके। चैट कर देते हैं प्राइवेट। बिल्कुल सही। कहाँ गया? मोर चैट, प्राइवेट चैट। हाँ, अब बताओ चैट प्राइवेट है? अब विजिबल भी हो गए हम लोग, ठीक है। हाँ, चैट प्राइवेट है। सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो आज लेक्चर नंबर 2 है। टारगेट देख लो क्या क्या है। आज टेस्टिस को मैं एंड करने वाला हूँ, ठीक है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसके अंदर पेनिस, स्क्रोटम को मैं क्लियर कर दूंगा। स्क्रोटम तो हो गया, बस पेनिस को थोड़ा सा मैं ट्रांसफर सेक्शन कट करके दिखा दूंगा क्या है। मैकेनिज्म ऑफ, ठीक है, इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन। पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन से रेगुलेट होती है, ठीक है। यस, इरेक्शन और इजैक्यूलेशन दोनों ही ब्रेन से कंट्रोल होते हैं, ठीक है। कब इरेक्शन होना है, कब इजैक्यूलेशन होना है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है, ठीक है। मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स का कवर कर देंगे आज, और स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बिल्कुल? हाँ। तो धीरे धीरे क्वेश्चन ऐड ऑन कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस डाले हैं आज स्लाइड के अंदर, वो आप लगा लेना, आज के टॉपिक को पूरे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। कल मैंने बेसिक क्या क्या करा दिया था भाई। सबसे पहले मैंने पूरा मतलब फ्लो डायग्राम बना के समझा दिया था कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन के अंदर हमने बताया था 2 टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो सेक्स ऑर्गन होते हैं बेटा जो गैमीटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेक्स हार्मोन जहां बनते हैं। तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, ये प्राइमरी है। रिमेनिंग ऑल आर सेकेंडरी, जो स्पेशली मैचुरेशन और ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित या रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? फाइनली हमें यह मेल वाला पार्ट पहले पढ़ना है। तो मेल वाले पार्ट में हमें करना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, मेनली तो यही पढ़ेंगे इसके अंदर, ठीक है। साथ साथ में हम इसके अंदर एसेसरी डक्ट पढ़ेंगे, मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पढ़ेंगे, ठीक है, हमने बताया था आपको। और ठीक है, क्लियर है बिल्कुल, ये सब हमें यहाँ पढ़ना है। तो जिसके अंदर मेल सेक्स एसेसरी डक्ट में मैंने 4 डक्ट बताए थे आपको। रटी टेस्टिस, ठीक है, वासा इफरेंसिया, वास एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस, ये 4 मेल सेक्स एसेसरी डक्ट हैं। और अगर मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड्स की बात की जाए तो क्या बोलोगे भाई? ग्लैंड्स के अंदर मैंने आपको 3 ग्लैंड्स बताए जो मैं आज कराने वाला हूं। काउपर्स ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथरल ग्लैंड, ठीक है। दूसरे मैंने बताया था प्रोस्टेट, और तीसरा मैंने यहां बताया था आपको सेमिनल वसाइकल, ठीक है। यस, ये आपका टारगेट था। ठीक है, ये आपका आज का टारगेट था। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। तो टीएस ऑफ टेस्टिस फ्रॉम सेमिनल सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, तो मैंने बताया था बेटा, पूरा मेल का मैंने डायग्राम बना के समझा दिया था कि पेनिस, स्क्रोटम की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। स्क्रोटम एक स्किन का पाउच है जिसमें 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। हर एक स्क्रोटल सैक में एक टेस्टिस होती है। तो टोटल नंबर ऑफ टेस्टिस कितने हो गए? 1 पेयर इन 2 टेस्टिस हो गए हमारे अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। टेस्टिस से एपिडाइमिस, उससे वास डिफरेंस अकेली नहीं जाती, एक कॉर्ड की फॉर्म में स्क्रोटम से एब्डोमिनल कैविटी में एंटर करती है। किसके थ्रू? एक डक्ट के थ्रू। उस डक्ट को क्या बोलते हैं? उस डक्ट को बोलते हैं हम, ठीक है, याद है? उस डक्ट को हम क्या बोलते हैं? इनग्विनल कैनाल, इनग्विनल कैनाल। और कॉर्ड को क्या बोलते हैं जो पास करती है? स्पर्मेटिक कॉर्ड, जिसमें आर्टरी, वेन, लिम्फ वेसल्स, नर्व, ठीक है, वास वास डिफरेंस, मसल्स एटसेट्रा,
पूरा सब मिलाकर के कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो वहां से पास आउट होता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, स्पर्मेटिक कॉर्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये क्लियर था। अब ये वास्ट डिफरेंस एब्डोमिनल कैविटी में यूरिटर और यूरिनरी ब्लडर जहां जुड़ते हैं उसके ऊपर से एक लोब बनाती है और सीधा आप क्या कहोगे इजैक्यूलेटरी डक्ट में ओपन करती है, किसके साथ मिलकर के? सेमिनल वेसिकल की डक्ट और एम्पुलरी डक्ट, क्योंकि आगे जाके फूल जाती है, एम्पुलर लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसमें स्पर्म स्टोर रहते हैं। इनके मिलने से कॉमन डक्ट बनती है, इसको इजैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं, जो सीमन को डायरेक्टली यूरेथ्रा में एंटर कराती है। यहां तक क्लियर था? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर मैंने आपको पूरा डायग्राम क्लियर था। फिर मैंने आपको पेनिस के अंदर भी बताया था, मैंने इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो मैं आज बताने वाला हूं, जो पेनिस के इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, फिर मैंने ये भी बताया था पेनिस की जो टिप होती है उसको ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, उसको कवर करने के लिए प्रीप्यूस या फोरस्किन होती है। ठीक है, पेनिस में जो यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है उसको यूरेथ्रल मिएटस या ऑरिफाइस भी बोल सकते हो। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल, कोई भी टर्म यूज कर सकते हो इसके लिए। यहां मैंने ग्लैंड तीनों दिखा दी थी आपको। प्रोस्टेट सिंगल ग्लैंड थी, सेमिनल वेसिकल पेयर में होती हैं, और काउपर्स इट इज आल्सो कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर में थी। तो यहां तक तो कोई डाउट है नहीं, सारा का सारा एकदम ब्रेन में सेट था। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, कास्ट्रेशन मैंने बता दिया था, क्रशिंग ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो बुल कन्वर्ट इनटू बुल ऑक। ठीक है, सांड का बैल में कन्वर्जन। ठीक है, जो पहले के लोग अपने मतलब के लिए यूज के लिए इसको करते थे। ठीक है, बुल को बुलॉक में कन्वर्ट करते थे। ठीक है, क्लियर? सांड को बैल में। अब आज के डेट में तो आपने बैल देखे ही नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि बैल होते ही नहीं है, सांड ही होते हैं। क्लियर है? बिल्कुल। हाँ, समझ में आया? हाँ, सांड फर्टाइल होते हैं, बैल फर्टाइल नहीं होते, क्योंकि क्रशिंग ऑफ टेस्टिस हो जाती है वहां पर। यहां तक कोई डाउट? नहीं नहीं, अब ये टर्म नहीं पढ़ने की, डिसेंडिंग ऑफ टेस्टिस, अब मैं हटा दिए। ठीक है, अब रिलीवेंट टॉपिक पर आ गया हूं, पुराने सी चीजों से चेंज किए हैं। एनसीईआरटी की कुछ चीजें मैंने एड ऑन की हैं और कुछ आउट ऑफ चीजें मैंने हटा दी हैं। कुछ कंसेप्ट जो जरूरी थे, जो एनसीईआरटी में नहीं है पर जरूरी हैं, उनको एड ऑन रखा है मैंने। ठीक है, कुछ चीजें मैंने चेंज की है और करता जा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज करता जा रहा हूं मैं, तो वो तो मैं धीरे धीरे देखेंगे, पर वो बारीक लेवल पर है। ठीक है, ओवरऑल देखोगे तो नीचे समझ में आएंगी, इंटरनल चीजें चेंज हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? अरे ये थोड़ा तो पढ़ना है। सर्जरी का पहले तो नॉर्मल केस में क्या होता था, आज की डेट में तो सर्जरी होती है, कट करके निकाल देते हैं। पहले के टाइम पे बधियाकरण कहते थे, मतलब क्रसिंग का मतलब है उसको जब बच्चा होता है तुरंत ही उस समय टेस्टिस उस बेबी की क्रश कर दी जाती है। ठीक है, चलो, टेस्टिस, टीएस ऑफ टेस्टिस। ठीक है, फिर मैंने टेस्टिस का ओवरव्यू आपको पूरा लेयर बताई दी थी मैंने, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर, ट्यूनिका वेजिनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और ट्यूनिका वेस्कुलरिस। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल और इनर। तो जो मिडिल लेयर थी बेटा वो टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे चैम्बर बनाती है, उनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स थे, याद आए? हाँ, लगभग 200 से 250 दे रखा है, इतना याद रखो। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं इन ईच टेस्टिस, और हर एक लोब्यूल में एक से लेकर के 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। डायग्रामेटिकली मैंने दिखाए थे आपको। ठीक है, अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से कट करता हुआ मैं डायग्राम बनाऊंगा, उसमें टीएस आ जाएगी आपकी। क्लियर है? बिल्कुल। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, जो सीमन को सीधे सीधे, ठीक है, वासा सबसे पहले ट्यूबुला रेक्टी में रिलीज करते हैं। ट्यूबुला रेक्टी रटी टेस्टिस में, रटी टेस्टिस वासा इफरेंसिया जो 10 से 12 होते हैं, वासा इफरेंसिया एपिडिडाइमिस, जिसको पूरा खोल दिया जाए ना, कॉइल्ड, हाईली डेंस कॉइल्ड पार्ट होता है, खोल दिया जाए तो 20 फुट लंबी इसकी ट्यूब होती है, जो फाइनली वास डिफरेंस से होती हुई, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में, और जहां पर एम्पुला में खुलती है, और एम्पुलरी डक्ट और सेमिनल वेसिकल की डक्ट मिलकर के कॉमन डक्ट बनाते हैं, इसको हम जैक्यूलेटरी डक्ट बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, कास्ट्रेशन बचपन में ही कन्वर्ट कर दिया जाता है, तभी तो क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। नीट की लाइन पूछ रहा हूं मैं, बुल कन्वर्ट इनटू बुलॉक, सीधा क्वेश्चन है। कास्ट्रेशन, ठीक है, बुल का मतलब है सांड, सांड का मतलब है बचपन में जो सांड फर्टाइल था उसको बुल, समझ रहे हो ना, बुल ऑक यानी ऑक्स में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलो, टेस्टिस को मैं कट कर रहा हूं मिडिल से। अब देखो क्या होगा, अगर आप टेस्टिस को आप मिड से कट करोगे ना, एक ट्रांसफर सेक्शन निकालिए टेस्टिस का, मैंने ये टेस्टिस के अंदर क्या देखने को मिलने वाले हैं आपको, छोटे छोटे
आपको टेस्टिस के अंदर सर्किल देखने को मिलने वाले हैं। ये एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं सर्किल, ठीक है, क्योंकि सर्किल का मतलब है ये है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सर्किल जो दिख रहे हैं ना आपको, ये एक्चुअल में क्या है, इनको क्या बोलोगे आप? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। अगर मैं इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स की बात करता हूं, समझना, तो इन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कितने हो सकते हैं बता ही दिया मैंने। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स एक भी हो सकता है एक लोब्यूल्स के अंदर, तीन भी हो सकते हैं, एक दो तीन तक हो सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। इसी के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, जहां पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये वो साइट है। क्लियर बिल्कुल। अगर इसके अंदर की हम बात करें तो आपको अंदर यहां पर ये सेल देखने को मिलेंगे, ये कुछ खास टाइप के सेल देखने को मिलते हैं, नॉर्मल सेल से हटके होते हैं। इनको सर्टोली सेल बोलते हैं, बेस पे लगे हुए हैं। इसके अलावा बेस पर एक और सेल लगे होते हैं जो थोड़े डिफरेंट हैं। ये दो टाइप के सेल आपको बेस पर देखने को मिल जाएंगे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बेस पर। इनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। यही एक्चुअल में स्पर्म को बनाने का काम करते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बेस पर लगे हुए हैं, ठीक है। तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बेस पर आपको दो टाइप के सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। एक तो होंगे सर्टोली सेल और एक होंगे स्पर्मेटोगोनिया। क्लियर बिल्कुल। तो यहां पर आपको दो टाइप के सेल देखने को मिल जाएंगे। स्पर्मेटोगोनिया, ये दोनों टाइप के सेल आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको देखने को मिल रहा है ना, ये तो है सर्टोली सेल, और ये जो दिख रहे हैं ये है स्पर्मेटोगोनिया। ये दोनों ही आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बेस पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर बिल्कुल, हाँ। स्पर्मेटोगोनिया की अगर बात की जाए, अच्छा इसको ऐसे दिखा दिया जाए, ठीक है। थोड़ा मैं इंटरचेंज कर रहा हूँ इसे लिखने में और तुम्हें समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। इधर तो लिख रहा हूं मैं स्पर्मेटोगोनिया, इधर लिख रहा हूं मैं सर्टोली सेल। अब ठीक है, ठीक है। दोनों कहां पर आ गए, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के बेस पर, ठीक है। अब सेमिनिफरस ट्यूब्यूल मैंने बताया था और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो, ठीक है, और भी हो सकते हैं। हाँ, अब बीच में जो दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला स्पेस, इसको इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें आपको कुछ चीजें मिलती हैं, इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनता है, हाँ, नर्स सेल भी बोल देते हैं, ये पुराने टाइम पर हम लिखाते थे नर्स सेल, ठीक है। हाँ, अब आ जाओ, ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। अब आ जाओ, अगर मैं बात करता हूं इसके अलावा यहां पर अंदर की साइड में सेल्स की, इस स्पेस में ये आपको देखने को मिलते हैं कुछ टाइप के सेल, और इसके अलावा ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगे, ब्लड वेसल्स। और जहां ब्लड वेसल्स होंगे तो वहां पर 100% आपके ब्लड कॉर्पसल्स भी होंगे, ठीक है, वो भी अंदर होंगे। तो ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस।
इंटरस्टिशियल। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर मैं बात करूं बेटा, तो दो टाइप के सेल क्या क्या देखने को मिल रहा है, सुन लो। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आपको ये देखने को मिल रहे हैं लिडिक सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल, क्योंकि इंटरस्टिशियल स्पेस में मिलते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स। इसके अलावा यहां और क्या देखने को मिल जाएगा स्पेस के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको WBC देखने को मिल जाएंगे। डब्ल्यू मतलब WBC के अलावा अगर आप कहो तो यहां पर एक टाइप्स ऑफ WBC हैं, इनको बोलते हैं इम्यूनो लॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स। ये भी आपको यहां देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपको समझ में आ गया, इंटरस्टिशियल सेल हैं ये वाले तो। ठीक है, और ये इंटरस्टिशियल सेल नॉर्मल सेल नहीं है, ये खास टाइप के हार्मोन को रिलीज करते हैं, इसको बोलते हैं एंड्रोजन। इट इज अ मेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन को हम एंड्रोजन बोलते हैं, जो इनसे निकलते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अच्छा, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स क्या है? इट इज द टाइप्स ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC। समझ में आ गया? इम्यूनोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल यानी कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम से संबंधित हैं। यस, कॉम्पिटेंट सेल जो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी बनाने का काम करती हैं, या आपका इम्यून सिस्टम है जो और सेल्स के संग कंपटीशन करती हैं, फाइट करती हैं, ठीक है, जो फॉरेन सेल्स होती हैं, और कहीं ना कहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात, इम्यूनिटी से संबंधित हैं। हाँ, लिडिक सेल तो मैंने बोल दिया ना। लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल एक ही बात है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्पर्मेटोगोनिया की बात की जाए तो स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहे हैं? ये वो सेल हैं, यही आगे जाकर के, यही स्पर्मेटोगोनिया आगे जाकर के बनाते हैं स्पर्मेटिड्स, और इन्हीं स्पर्मेटिड्स से बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। और स्पर्मेटोजोआ को हम बोलते हैं स्पर्म। एक ही बात है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म बनते हैं इन्हीं स्पर्मेटोगोनिया से सेमिनिफेस ट्यूब्यूल्स में। सर कैसे बनते हैं? अब सुनो, यानी ये जो एंड्रोजन्स है, मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स है, ठीक है। कौन सा मेल सेक्स हार्मोन है यहां पर? टेस्टोस्टेरोन। ये मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन यही इस स्पर्मेटोगोनिया को आगे बढ़ाते हैं और स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करते हैं। और जब स्पर्मेटिड बन जाते हैं तो स्पर्म की एक फॉर्म है, ये मेच्योर होती है, ठीक है, और ये बनते हैं स्पर्मेटोजोआ। इसके लिए सर्टोरी सेल, तो यहां सर्टोरी सेल रिलीज करते हैं स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर फाइनली क्या काम कर रहे हैं? ये स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर स्पर्मेटिड को स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी स्पर्म को बनाने में सर्टोली सेल का भी रोल है, स्पर्म को बनाने में लिडिक सेल्स का भी रोल है। आप समझ रहे हो? दोनों मिलकर के इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं।
अगर मैं इसके ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखता हूं तो ये कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, ब्लड वेसल्स, लिडिक सेल्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल्स। ठीक है, यहाँ लिखाई दिया है मैंने, ठीक है, एक ही बात है, लिडिक सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स एक ही बात है, ठीक है, लिख ही दिया है मैंने। ठीक है, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, ये स्पर्मेटोगोनिया को स्पर्मेटिड में कन्वर्ट करता है। फिर मैच्योरेशन के बाद ये स्पर्मेटो जो है स्पर्म कहलाते हैं। पूरी मैकेनिज्म बताने वाला हूं आज। सर्टोली सेल स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर के अलावा और भी चीजें रिलीज करते हैं, बताने वाला हूं मैं। ठीक है, यहां पर स्पर्म को मैच्योर करने में हेल्प करते हैं। ये बताओ इतना समझ में आया नहीं आया? बहुत बेसिक सी बात बताई है मैंने। हाँ, स्पर्मेटोसाइट्स, पूरा मैकेनिज्म थोड़ी ना है। हाँ, लिम्फ वेसल्स भी होते हैं ना सर? अरे भाई सब कुछ होगा, ब्लड वेसल्स होंगे तो लिम्फ वेसल्स भी होंगे। ठीक है, लो सफेद सफेद लिम्फ वेसल्स भी बना देते हैं। कुछ चीजें कॉमन सेंस के लिए भी रखो भाई, जहां ब्लड होगा वहां लिम्फ वेसल्स भी होंगे। ठीक है, ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स एटसेट्रा सब कुछ होता है यहाँ पर। अरे ब्रह्मचार्य, इधर आ जाओ ब्रह्मचार्य। तुम्हारी बात है। हाँ, डायमंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। यार वॉइस तो सही होनी चाहिए। वॉइस बताओ, वॉइस लो है क्या? वॉइस लो है क्या? बीएमएस सब ठीक है, नो। तो बेटा अपनी डिवाइस चेक करो, परफेक्ट है, ऑल ओके। ठीक है, ठीक है। अब इस सर्टोली सेल के और भी फंक्शन होते हैं, तो इसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, सर्टोली सेल के फंक्शन। ठीक है, और इस मैकेनिज्म को मैं आगे अभी स्पर्मेटोजेनेसिस में डिटेल्ड में बताने वाला हूं। यहां तो मुझे ये बताना था और इससे कनेक्शन एक फ्लो डायग्राम समझाना था, जिससे कंसेप्ट आपका बेटर हो जाए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो जाए आपको और एनसीईआरटी की लाइनें इंक्लूड हो जाए सारी की सारी। तो एनसीईआरटी पूरी इंक्लूड है, कंसेप्ट इंक्लूड है, सब कुछ है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, सर्टोली सेल के स्पेसिफिक फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इससे पहले एनसीईआरटी का एक डायग्राम और है टीएस के अंदर, वो एक बार देख लो। एनसीईआरटी ने टीएस का डायग्राम दे रखा है सेम इसी तरीके से। तो एनसीईआरटी क्या क्या बताना चाह रही है, एक मिनट देख लो। उसने इंटरस्टिशियल सेल्स को बता दिया है, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। स्पर्मेटोगोनिया को बता दिया है, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। स्पर्मेटोजुआ को बता दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। सर्टोली सेल को दिखा दिया है। ये चारों चीजें मैंने डायग्राम में दिखा दी हैं विद कंसेप्ट, तो आपको यहां कोई डाउट आना नहीं चाहिए। इंटरस्टिशियल सेल्स ये आ गए, स्पर्मेटोगोनिया यहां आ गए, स्पर्मेटोजोआ ये आ गए, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स इसी में दिखा दिए इन्होंने ये। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया बेस पर बड़े हुए हैं, स्पर्मेटोजोआ ऊपर बन रहे हैं। ठीक है, सर्टोली सेल्स इसी के बीच में है, इंटरस्टिशियल सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में है। ठीक है, तो डायग्राम क्लियर है? समझ में नहीं आता इसलिए मैंने एक क्लियर डायग्राम अलग से बना दिया है। और द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल, जैसे सर्टोली सेल ठीक है स्पर्म को मैच्योर करते हैं, क्या इसके अलावा और कोई फंक्शन है? तो आप समझ लो सर्टोली सेल के बहुत सारे फंक्शन है, कुछ जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है या कुछ पास्ट में आपके क्वेश्चन से रिलेटेड है, वो मैं क्लियर करा देता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, टू डेवलपिंग स्पर्म। क्योंकि ये कंसेप्ट दिमाग में बच्चे के आता है, ये छोटे बच्चे पूछते हैं सर स्पर्म तो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, तो जो इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल हैं या इम्यून सेल हैं, ये हैप्लॉइड सेल को देख के मारती नहीं है उनको। यार मारेंगी, बिल्कुल मारेंगी। ठीक है, क्योंकि वो डिप्लॉयड सेल को जानती है भाई। कोई अनजान अजनबी आपके घर में घुस आए तो उसकी आरती उतारोगे क्या? समझ रहे हो, जूता चप्पल उठा करके झाड़ू डंडे से मारोगे ही ना उसको। तो बस यही इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, इनके सामने अगर स्पर्म आ गए, क्योंकि स्पर्म हैप्लॉइड होते हैं और हैप्लॉइड सेल हमारी बॉडी में नॉर्मल मिलते नहीं है, तो उठा करके मारेंगे ये इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल, और स्पर्म को ही मारना चालू कर देंगे तो स्पर्म की लिसिस हो जाएगी, खत्म हो जाएंगे स्पर्म। तो नेचर ने क्या किया, इन हैप्लॉइड सेल को आपके इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल से दूर रखा कि भाई तुम दोनों के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तुझे भूख लगे प्यास लगे, क्योंकि अगर मैं इन स्पर्म की बात करता हूं तो इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए,
और न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू मिलेगा, और ब्लड में ये दुश्मन बैठे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कर दिया, ब्लड और इनके बीच में एक बैरियर बना दिया, समझ रहे हो। ये बैरियर क्या काम करेगा, चुपचाप से ब्लड में जाएगा, वहां से न्यूट्रिशन लेगा, पैक कराएगा और इनको ला करके देगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है बाहर, मार दिए जाओगे, समझ रहे हो। तुम अंदर छुप के बैठो, हम जाएंगे, खाना लेकर के आएंगे और तुम्हें खिलाएंगे, अंदर ही बैठे बैठे खाओ, क्योंकि तुम हैप्लॉइड हो। और यहाँ हैप्लॉइड को कोई जानता नहीं है, यहाँ डिप्लॉइड को लोग जानते हैं, ठीक है। और हैप्लॉइड को देखते ही गोली मार दी जाती है, ठीक है। तो आपको अंदर ही रहना है, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन आता है कि स्पर्म और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल के बीच का बैरियर कौन होता है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी। ऐसे ही फीमेल के अंदर ओवा होते हैं हैप्लॉइड, तो ओवा और इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल के बीच का बैरियर कौन होता है। यानी इनडायरेक्टली कहा जाए, ये सारे सेल ब्लड में होते हैं, लिव में होते हैं, तो ब्लड स्पर्म बैरियर, ब्लड ओवा बैरियर कौन होते हैं। बैरियर समझते ना मेरी बात, जो बीच में बैरियर लगा दिया तो आपस में दोनों के दोनों मिल नहीं पाएंगे, मिलेंगे तो मार दिए जाएंगे, ठीक है। तो बैरियर का काम कौन कर रहा है, सर्टोली सेल। सर कैसे, ऐसे, जैसे मान लो ये सर्टोली सेल है, बताया था सर्टोली सेल ऐसा होता है। मान लो ये पीछे ब्लड वेसल्स है, और ध्यान से देखो तो यहां स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म, ये फंसा हुआ है, न्यूट्रिशन ले रहा है इनसे, ये चार्ज हो रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है। तो ये सर्टोली सेल क्या काम करेंगे, ब्लड से न्यूट्रिशन खुद लेंगे, ये लिया इन्होंने, और सारे न्यूट्रिशन को यहां से उठा करके स्पर्म को देंगे, भाई लो, तुम्हें इसके सामने नहीं जाना, हम न्यूट्रिशन वहां से लाएंगे और तुम्हें देंगे, ठीक है। दीज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यस स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी देते हैं, न्यूट्रिशन भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं, समझो दोनों के बीच के सुरक्षात्मक बैरियर है, ठीक है। किसको देते हैं, डेवलपिंग स्पर्म, जो डेवलप हो गया उसको नहीं, जो डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग स्पर्म, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक पॉइंट से समझाऊंगा एनसीईआरटी की एक लाइन। तो डेवलपिंग स्पर्म, ये ध्यान रखना है। तो एक्चुअल में सर्टोली सेल जो स्पर्म डेवलप हो रहे होते हैं, उस समय न्यूट्रिशन, प्रोटेक्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात, जो भी है इनकी, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सब कुछ यही प्रोवाइड कराते हैं ब्लड और स्पर्म बैरियर की तरह, ठीक है। आप समझ रहे हो, ब्लड स्पर्म बैरियर, तो लिख भी दिया, दीज एक्ट एज ब्लड स्पर्म बैरियर। अब फेगोसिटिक, फेगोसाइट डेड एंड इमेच्योर स्पर्म, अगर मान लो कोई स्पर्म यहां पर अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाया, तो इमेच्योर स्पर्म अगर ओवा को फर्टिलाइज करेगा तो म्यूटेशन हो जाएगा, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी है, क्योंकि स्पर्म एक जीवन को जनरेट करते हैं, जीवन को बनाते हैं। तो इनका एक रोल है कि भाई कोई इमेच्योर अनडेवलप्ड स्पर्म को छोड़ मत दियो, वो जाएगा ओवा को फर्टिलाइज कर देगा तो एक म्यूटेंट बन जाएगा, और प्रकृति नहीं चाहती कि म्यूटेंट बने, समझना। तो अगर कोई स्पर्म डेवलप नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, तो पकड़ के खा भी जाते हैं उसको, ठीक है, फेगोसिटिक डेड और इमेच्योर स्पर्म को, ठीक है। और साथ में दी सीक्रेट, यानी ये सर्टोली सेल और कई चीजें सीक्रेट भी करते हैं, कई चीजें रिलीज भी करते हैं, जैसे स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, मैंने बताया था सर्टोली सेल रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। साथ में एक प्रोटीन होती है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। जब तक ये प्रोटीन नहीं बनेगी, समझ रहे हो, तब तक एंड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन टेस्टिस में इकट्ठी नहीं होगी। और जब एंड्रोजन कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि एंड्रोजन को बाइंड करती है, निकलते हैं उनको बाइंड करती है, बनाती है, मतलब इकट्ठा करती है ज्यादा मात्रा में, ठीक है। जब एंड्रोजन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तब जाकर के स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अकेले एंड्रोजन अकेले स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं करते, ये एंड्रोजन किसके साथ, विद ए बी पी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ मिलकर के स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं। कौन बनाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, रिलीज करता है, एबीपी, सर्टोली सेल से एबीपी का सीक्रेशन होता है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो एंड्रोजन को बाइंड करती हैं, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाती हैं, सर्टोली सेल से निकलती हैं, और एक्चुअल में यही स्पर्मेटोजेनेसिस इंड्यूस कराती हैं। इनहिबिन, इनहिबिन का रोल अभी आप आगे समझोगे, ठीक है, जब पूरा रेगुलेशन बताऊंगा, ठीक है। इनहिबिन का मतलब एक ऐसी प्रोटीन जो कहीं ना कहीं किसी चीज के डेवलपमेंट को रोक रही है, ठीक है, आप समझ रहे हो, तो वो इनहिबिन है। तो बस इतना याद रख लो। और सर्टोली सेल रिलीज स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, ये बताई दिया है मैंने, तो सारे फंक्शन यहां तक क्लियर होंगे।
कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, मेन एनसीईआरटी को मैं कवर कर रहा हूँ। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में स्क्रोटम में पढ़ा चुका हूँ, थोड़ा पेनिस में मुझे समझाना है, जो एक मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, समझ रहे हो, हाँ, जननांग, ठीक है, मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो एक मस्कुलर होता है, ये एनसीईआरटी की लाइंस है, ठीक है, अलग से मैं कोई लाइन लिखता नहीं हूँ, एनसीईआरटी और कंसेप्ट, ठीक है। एनसीईआरटी कहना चाह रही है द पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है। क्या है ये? मेल का एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, ठीक है। इट मेड अप ऑफ स्पेशल स्पेशल टिश्यू, ठीक है। स्पेशल टिश्यू कौन से होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू, जो मैं आगे बताने वाला हूं। स्पेशल टिश्यू कौन से? इरेक्टाइल टिश्यू। दो टाइप के रेक्टाइल टिश्यू होंगे, डायग्राम में मैंने पेनिस में दिखाए भी थे, आज मैं समझाऊंगा, ठीक है। कॉर्पस कॉर्पस कैबरनोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। कॉर्पस कैबरनोसम और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, जो मैं आगे बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने स्पेशल टिश्यू टर्म लिख दिया है, इतनी नॉलेज होनी चाहिए आपको। दैट हेल्प इन, किस में हेल्प कर रहे हैं? इरेक्शन में कर रहे हैं ऑफ पेनिस। इरेक्शन का मतलब है अगर पेनिस को इरेक्ट होता है तो एकदम इरेक्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है। और पेनिस टू फैसिलेट, जब तक पेनिस इरेक्ट नहीं होगा तब तक वो वजाइना के अंदर सीमन को, ठीक है, इंसेमिनेट नहीं कर सकता, इंजेक्ट नहीं कर सकता। जो क्या काम करता है? फैसिलेट इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब है सीमन का वजाइनल ट्रैक में एंटर कराना, ठीक है। तभी तो एक बीमार, एक प्रॉब्लम हो जाती है आजकल लोगों को, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में पेनिस में इरेक्शन ही नहीं होता। जब पेनिस के अंदर नेचुरल इरेक्शन नहीं होता तो कुछ टैबलेट्स डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिसमें एक साल्ट होता है सेल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है, हाँ, सेल्डेनाफिल सिट्रेट साल्ट होता है उसके अंदर, हाँ। तो सेल्डेनाफिल सिट्रेट साल्ट कंटेनिंग जब टैबलेट दी जाती है, ठीक है, तब जाकर के उनमें इरेक्शन होता है, क्योंकि वो साल्ट पेनिस के अंदर मैकेनिज्म इंड्यूस करता है, जो मैं अभी इरेक्शन और पेनिस में समझाऊंगा, ठीक है। तो समझ रहे हो? तो इंसेमिनेशन के लिए इरेक्शन जरूरी है, और इरेक्शन के लिए इन दो टिश्यू का हेल्दी होना जरूरी है, समझ रहे हो, हाँ, तभी इरेक्शन पॉसिबल है। चलो, दीज इन लार्ज एंड, मतलब इसका जो एंड होता है बड़ा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। जो एक स्किन से कवर्ड होता है, स्किन को हम प्रिप्यूज या फोर स्किन बोलते हैं। ये सब डायग्राम में मैंने बातें ऐड कर दी थी, ठीक है। अब यहां थोड़ा कॉर्पस कैवर्नोसम स्पॉन्जियोसम को मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से, और उस पर कुछ क्वेश्चंस आए हैं, वो कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं, पुराने क्वेश्चंस, वो थोड़ा मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल जेनाइटल मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ये एनसीईआरटी वाली लाइन मैंने ऐड कर दी है यहां से, एन सी ई आर टी, जिससे कि एकदम क्लियर रहे आपकी एनसीईआरटी। ये एक पेनिस का डायग्राम दिखा रहा हूं मैं, यहां से मैं इसको कट कर रहा हूं, यहां से, टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट किया, टीएस किए। अब टीएस करता हूं इसको तो उसमें सब चीजें आ जाएंगी, ये दोनों टिश्यू आ जाएंगे, ये सिंगल टिश्यू होते हैं, इसके अराउंड, यूरेथ्रा के अराउंड सिंगल टिश्यू है, ग्रीन कलर का, ये यूरेथ्रा आ गई आपकी, पूरी यूरेथ्रा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो अगर मैं टीएस इसकी कट करके दिखाऊं आपको, पेनिस की, तो इसमें कई क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाते हैं आपके।
ठीक है, ठीक है, ऐसे समझो पेनिस का ऊपर वाला पार्ट डोर्सल है, नीचे वाला पार्ट वेंट्रल है। सर डोर्सल वेंट्रल कैसे? ऐसे समझो ये एक इंसान है, तो ये इसका पेनिस होगा, इरेक्ट पेनिस। तो ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? डोर्सल। तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा? वेंट्रल। ठीक है, ऐसे समझो। ठीक है, एक इंसान है, मेल, ऊपर वाला पार्ट डोर्सल है, नीचे वाला पार्ट पेंट्रल है। अगर ये पेनिस इरेक्ट है तो ठीक है, तो दो टिश्यू ऊपर होंगे, एक टिश्यू नीचे होगा। इन पर क्वेश्चन आता है डोर्सल पोजीशन किसकी होती है, वेंट्रल किसकी होती है। ठीक है, जो पेयर में दिख रहे हैं आपको, एक और एक पेयर, ये डोर्सल साइड में होंगे, और ये जो दिख रहा है ना, ये आगे जाकर ग्रीन कलर का सिंगल है, ठीक है, ये वेंट्रल साइड में होगा। एक चीज और समझना, यहां ब्लड वेसल्स होते हैं बहुत सारे, यहां एक सिंगल यूरेथ्रा होती है। जैसे यूरिन दिख रहा होगा ना। आपसे कहा जाए यूरेथ्रा के अराउंड कौन से टिश्यू होते हैं जो ग्लैंस पेनिस बनाते हैं? एक ही होंगे, ग्रीन कलर के। ये ब्लड वेसल्स दिख रहे होंगे, ये ब्लड वेसल्स हैं सारे के सारे। ये बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते थे पहले, ब्लड वेसल्स। सर आप क्यों करा रहे हो? क्योंकि एनसीईआरटी ने साफ साफ लिख दिया है स्पेशल टिश्यू, तो कराना जरूरी है। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स हो गए, ये दोनों के दोनों इरेक्टाइल टिश्यू हो गए, ये यूरेथ्रा है। ठीक है, इससे आप समझ जाओगे। ठीक है, तो डोर्सल वेंट्रल समझ में आ गया। अब समझा रहा हूं आपको। भाई ये जो पेयर में दिख रहे हैं, ये पेयर में दिख रहे हैं, इनको मैं इधर एक्सप्लेन कर दूंगा। सिंगल वाले जो दिख रहे हैं ना, इनको मैं इधर एक्सप्लेन करता हूं। जो सिंगल ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। इसको बोलते हैं कॉर्पस कैबर्नोसम। सर याद कैसे रखें? ऐसे याद रखोगे, ग्लैंस पेनिस, ग्लैंस पेनिस स्पॉन्जी होता है। जो ग्लैंस पेनिस को बना रहे हैं वो स्पॉन्जियोसम है, और सिंगल होते हैं, इसके अराउंड पूरे सिंगल टिश्यू होगा। जो कट है ना, टीएस ट्रांसफर सेक्शन कट किया है आपने, ठीक है, आप समझ रहे हो? हाँ, तो ये इसका ये जो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन हमने टीएस कर करके यहाँ दिखाया है, तो ये एक ही टिश्यू है, जैसे एक ही टिश्यू है जो उसको कवर किए हुए है। ठीक है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो तीन चीजें क्वेश्चन, तीन चार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कॉस्पस कैबरनोसम पोजीशन क्या है? सिंगल है, डबल है? ठीक है, जैसे अगर मैं स्पॉन्जियोसम की बात करता हूँ, स्पॉन्जियोसम की पोजीशन क्या है? नीचे साइड में होगा। पोजीशन क्या होगी? मिड वेंट्रल, मिड, देखो मिड में, वेंट्रल साइड में, मिड वेंट्रल। ठीक है, सिंगल है, डबल? सिंगल है। किसके अराउंड होता है? ब्लड वेसल्स के अराउंड होता है। या यूरेथ्रा के अराउंड होता है? आप बोलोगे यूरेथ्रा के अराउंड होता है, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा। प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, जो यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट है, पोजीशन मिड वेंट्रल, सिंगल है, प्रेजेंट अराउंड यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के अराउंड प्रेजेंट होता है। अब मुझे बताओ, समझ में आया? ये तीन ही पॉइंट, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। ये पेयर में होते हैं। पोजीशन क्या है? डोर्सल। पोजीशन क्या है? डोर्सल। डोर्सल है, डबल होते हैं, प्रेजेंट अराउंड ब्लड वेसल्स।
ये क्वेश्चंस पहले आते थे, बच्चे गलत करके आते थे बहुत ज्यादा, तब से मैंने एक सिंपल से डायग्राम बनाना चालू किया। अब इस डायग्राम से तुम गलती नहीं करोगे, बस इतना जानता हूं। हाँ, सीसी डबल, हाँ ये भी अच्छा ट्रिक है यार, सीसी डबल, ठीक है, बिल्कुल सीसी डबल। यहां सी सिंगल है, यस, यहां पर सी सिंगल है, सिंगल सी, सी सिंगल, सी डबल, बिल्कुल सही, सी सी डबल, सी सी डबल, ऐसे आता है। सी सिंगल, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम सिंगल होते हैं, और कॉर्पस कैवर्नोसम दो सी हैं, डबल होते हैं। यस, बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया, सुपर। अब बताओ, ये क्वेश्चन आपसे छूटेंगे पेनिस से रिलेटेड? बताओ, समझ में आया नहीं आया? नो सर, ठीक है, ओके, बीएमएस। चलो एकदम क्लियर है, यानी यहां तक कोई डाउट नहीं है। अब जो समझने वाला मैकेनिज्म है ना इस पेनिस के इरेक्शन का है, क्योंकि अगर ये ह्यूमन है, मेल ह्यूमन, तो अगर मैं पेनिस की बात करता हूं, ये नॉर्मल पेनिस इरेक्टाइल नहीं होता, ठीक है। इरेक्शन की पोजीशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा और पेनिस के अंदर इरेक्शन हो जाएगा, सीधा स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। वो तब होगा जब इसमें फ्लो ऑफ ब्लड इंक्रीज हो जाएगा। तो आखिर क्या होता है जो ब्लड फ्लो को इसके अंदर इंक्रीज करता है, इंक्रीज ब्लड फ्लो? आखिर वो कौन सी मैकेनिज्म है जो पेनिस के अंदर, पेनिस में कोई बोन नहीं होती, ठीक है, बोन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ब्लड का फ्लो इंक्रीज करने से इसमें इरेक्शन होता है, ठीक है। समझे? हाँ, अच्छा, सीसी डबल डबल होता है, डबल मतलब डोर्सल, बहुत सही, ये भी बच्चा एक बोल रहा है सर सीसी डबल डबल होता है, डबल मतलब डोर्सल, सही है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। पर याद रहेगा यार, ये पेयर वाले डोर्सल साइड में होते हैं। डायग्राम तो हम डायग्राम बनवाते हैं ना, डायग्राम बनवाने से इतना आता है, दो ऊपर बनाए एक गोला नीचे बनाया है, दो गोले ऊपर बनाए तो कॉर्पस कैवर्नोसम में, एक गोला ही आगे जाकर के ग्लैंस पेनिस बनाता है। अच्छा, ये भी पूछा गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लैंस पेनिस, ठीक है, ठीक है, कन्वर्ट इनटू ग्लैंस पेनिस। कौन है जो ग्लैंस पेनिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आप बोलोगे सर स्पॉन्जियोसम, स्पॉन्जी ग्लैंस पेनिस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो अब बाद में बात करता है इरेक्शन। पेनिस नॉर्मल कंडीशन है, इरेक्ट पोजीशन है। इरेक्ट के अंदर आपको जैसे इसके अंदर फ्लो बढ़ाना पड़ेगा ब्लड का, ऑटोमेटिकली इरेक्शन हो जाएगा। सर ये कैसे पॉसिबल है? तो अब आ जाओ, रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन। सर क्या होता है इजैक्यूलेशन? इरेक्शन तो समझ में आ गया, पेनिस के अंदर अगर ब्लड का फ्लो बढ़ा दिया जाए तो स्ट्रेट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, इरेक्शन। इजैक्यूलेट बाहर निकलना, तेजी से पेनिस से सीमन का बाहर निकलना, इजैक्यूलेशन, ठीक है, समझ रहे हो। इंजेक्शन में आप कोई चीज भरो और उसको पुश करो, तेजी से बाहर निकलता है ना, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। अगर इजैक्यूलेशन फीमेल ट्रैक के अंदर होता है तो इन इन मतलब अंदर, तो उसको बोलते हैं इनसेमिनेशन। फीमेल ट्रैक में सीमन का एंटर करना इनसेमिनेशन, बाहर निकलना इजैक्यूलेशन। तो कौन सा सिस्टम है बॉडी में, नर्वस सिस्टम, जो उसको इजैक्यूलेट कराता है, और कौन सा सिस्टम है जो पेनिस को इरेक्ट करता है? दोनों चीजें एक साथ पॉसिबल नहीं है। अगर इजैक्यूलेशन हो गया तो पेनिस इरेक्ट नहीं रह सकता। हाँ, अगर पेनिस इरेक्ट है तो इजैक्यूलेशन नहीं हो सकता। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, जैसे ही इजैक्यूलेशन होगा तो पेनिस का इरेक्शन पोजीशन खत्म हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में आएगा। क्लियर है बिल्कुल? तो इसका मतलब दो अलग अलग सिस्टम इसको कंट्रोल कर रहे हैं, एक ही सिस्टम इसको कंट्रोल नहीं कर रहा। तो जब एक बटन चालू होगा तो इरेक्शन होगा, दूसरा बटन चालू होगा तो इजैक्यूलेशन होगा।
जब इजैक्यूलेशन होगा तो इरेक्शन नहीं होगा, इरेक्शन होगा तो इजैक्यूलेशन नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो वही दो सिस्टम जो मैं हर बार डिस्कस करता हूं, ठीक है। अच्छा बैक स्लाइड, ओके। वही दो सिस्टम जो मैं हर बार आपसे जिक्र करता हूं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जो किसके पार्ट हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। क्लियर बिल्कुल, हाँ समझे, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के पार्ट है। तो वही पूरी मैकेनिज्म जो मैं हार्ट में भी कराई थी आपको, रेस्पिरेशन में भी कराई थी, हर सिस्टम में कराता आ रहा हूं, ठीक है। अब वही पूरी मैकेनिज्म अब यहां कराने वाला हूं, ठीक है। तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट? एक घूंट पानी पी लूं, तुम्हें नोट करना है तो कर लो। चलो आगे बढ़ रहा हूं, नोट कर लिया होगा। तो रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड इजैक्यूलेशन, ठीक है। तो आपको पता ही है ब्रेन का कौन सा पार्ट इस मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। भाई मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन का वो पार्ट है जो सारे के सारे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, समझ रहे हो? समझ रहे हो या नहीं? देखो समरी लेक्चर बेटा, अभी थोड़ा सा मुझ पर रहम खाना, ठीक है, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि अभी मैं दूसरी फॉर्म में दे दूंगा, क्योंकि अभी मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें दिखाता हूं। आज मैं एक्सरे करा के आया हूं। तुम डॉक्टर बनने वाले हो? अब बताओ क्या हालत है इसकी, क्या हुआ होगा इस हड्डी का? हड्डी बची ही नहीं है, शायद तुम देख पाओ, समझ रहे हो, शायद तुम देख पाओ एक्सरे में। पता नहीं कैमरा इसको ले पाएगा नहीं ले पाएगा। दिख पा रहा है क्या कुछ तुम्हें? अरे भाई, अब शायद दिख जाए। मतलब हड्डी नहीं है, जॉइंट टूट चुका है। अरे भाई, हड्डी नहीं है, जॉइंट टूट चुका है। जॉइंट की जगह इन्होंने एक प्लेट बनाई है, शायद तुम देख पा रहे होगे। हाँ बेटा, एक प्लेट बना करके, समझ लो पेच और बोल्ट लगा करके इन्होंने, मतलब मैं क्या बताऊं, बस सब कुछ इतना किया है कि भाई कर पाओ। आपका हाथ बस हाथ बना रहे। तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा पता ही नहीं। दिख रहा है क्या? हाँ एक ट्रायंगुलर प्लेट है। अब तुम्हें भी यही करना है बेटा फ्यूचर में आकर के, यही काम है अब तुम्हारा। पता नहीं यार, मुझे मुझे नहीं दिख रहा, तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा, धुंधला दिख रहा है मुझे तो। थोड़ा दूर, ओके, शायद नहीं आएगा। मतलब बोन नहीं है, तुम कुछ समझ पा रहे हो क्या? पता नहीं तुम समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। पहले तो मैं भी शॉक्ड था भाई, ये क्या है, ये है क्या? अब शायद दिख जाएगा, मतलब जॉइंट है ही नहीं। अच्छा कैमरा जूम नहीं कर पा रहा है, ठीक है, ठीक है समझ गया, जॉइंट नहीं है। अच्छा दिख रहा है। अरे रेस्ट नहीं कर लो, इतना इतना कमजोर भी नहीं हूं भाई, ठीक है रेस्ट कर लो, ठीक है। हाँ इतना है कि देखो समरी वाला लेक्चर मैं दूसरे तरीके से दूंगा आपको, ठीक है। एनसीईआरटी डीप लाइन मुझे करानी है क्योंकि वहां बच्चा परेशानी है, तो एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर मैं चीजें ऐड कर रहा हूँ, समरी एक तरीके से वो, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल, हाँ मंजिल बैच में ऑलरेडी मैं समरी दे रहा हूँ, ठीक है, समरी की तरह एक, भाई उस तरीके से हमने मंजिल बैच को डिजाइन किया है कि बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में वो चला जाए। तो आपको ऑलरेडी वो मिल ही रहा है, ठीक है। तो चीजें इस तरीके से करती हैं कि यहाँ ना डाल करके इस तरीके से, क्योंकि वो बनाना ही है, समझ रहे हो ना, तो वो करना ही है, तो इतना मतलब चीजें थोड़ा कॉम्पैक्ट है, थोड़ा लेक्चर मेरे चले ही गए हैं, तो एडिशनल लेक्चर लगा रहा हूँ मैं। तो इसलिए टेंशन मत लो, जितना मैं दे रहा हूँ उतने में तुम्हारा परफेक्शन आ जाएगा। एनसीईआरटी डीप लाइन के अंदर मैं एनसीईआरटी समरी भी एड ऑन कर दे रहा हूँ,
आप लोगों ने मैसेज किया था तो वो मैं ऐड ऑन कर दूंगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी समरी में कुछ बातें ऐसी हैं जो नॉर्मल थ्योरी में नहीं है, वो वहां पर कवर कर देंगे, ठीक है। तो समझना है आपको रेगुलेशन ऑफ इरेक्शन एंड एजैक्यूलेशन, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, यहां बात करेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं, तो ये आप सब जानते हो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के सर दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ये आप जानते हो। इसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक तरफ लिखेंगे हम सिंपैथेटिक, एक तरफ लिखेंगे हम पैरा। अब समझ में आएगा आपको। इधर पैरा कर देता हूं। एक्चुअल में सच में मुझे भी नहीं पता था कि कितना, मतलब किस स्तर पर चोट लगी है। ये परसों एक्सरे किया है तो उसमें आया, ठीक है। डॉक्टर बोला था कि हड्डी चूर चूर हो गई, तो समझ में नहीं आ रही थी भाई, चूर चूर में लगता है ये सर्जरी का बिल बहुत बड़ा बनाना चाह रहा है, इसलिए ये कह के डरा करके, मतलब भाई एक बोल रहा है, ठीक है। पर ठीक है, मैंने कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि उस समय एक्सीडेंट के टाइम के जो जो है वो समझ में नहीं आ रहा था मामला। अभी जब कल देखा मैंने, मेरी भाई, तो उसने बताया मुझे कि सर ये चूरा है, बीच में कुछ है नहीं, प्लेट्स और सबसे बनाया गया है सिस्टम सारा का सारा। तब समझ में आया, अच्छा ये बात है, ठीक है। समझ रहे हो? तो भाई जल्दी से बन जाओ, तुम भी ऑर्थो में पहुंच जाओ। कल को टूट फूट हो तो कम से कम मैं, समझ रहे हो, तुमसे कह तो सकूं कि भाई देख लो, समझे? हाँ। और बात रही तो उसकी, तो समझ रहे हो ना? हाँ। चलो आ जाओ। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दो सिस्टम है, अब इन्हीं पर आपको एकदम फोकस करना है। पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है और सिंपैथेटिक कब काम करता है, पूरा वैसे बता चुका हूं मैं आपको, कई कई चैप्टर में बता चुका हूं। अब यहां समझना होगा अच्छी तरीके से, आपको बहुत अच्छी तरीके से। बस ये हाथ उल्टा है, उल्टे में कोई दिक्कत नहीं है, सीधा काम कर रहा है, ठीक है, और इतना कमजोर भी नहीं हो, ठीक है। समझ रहे हो ना? हाँ। और तुमसे भी कहता हूं कि इतना कमजोर मत रहो, ठीक है। चीजें मतलब करते रहो, ठीक है। इस दुनिया में चाहे एलोन मस्क हो, समझ रहे हो, चाहे एक एक लेबर जो काम कर रही है, स्ट्रगल सबके सामने है। कोई इंजॉय नहीं कर रहा है इस लाइफ, जो धरती पर आया है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो आप भी तो स्ट्रगल ही कर रहे हो, कोई अनोखा ऐसा नहीं, कोई स्पेशल स्ट्रगल आपको मिल गया है, ठीक है। मैं सच कह रहा हूं। अगर रियल लाइफ देखोगे तो जो बहुत टॉप लेवल पर है, जैसे एलोन मस्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बिल गेट्स की बात कर रहा हूं मैं, खतरनाक स्ट्रगल झेल रहे हैं वो लोग, ठीक है। बिल्कुल एक जो एक फावड़ा चला रहा है, मजदूर है, उससे पूछो यार सुबह से शाम तक फावड़ा कितना खतरनाक स्ट्रगल करता है। तो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप बच्चों को लगता है सर हमसे ज्यादा स्ट्रगल कोई नहीं कर रहा, हमें पढ़ना है ढेर सारा, स्ट्रगल सब कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रगल से डरना नहीं है, बस ठीक है, जर्नी है, चल रही है, अपना बस बेस्ट देते चलो, चलते चलो, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक कब काम करता है ये आप जानते हो, नॉर्मल कंडीशन में या इमरजेंसी में? तो अच्छा आप बताओ, इरेक्शन नॉर्मल कंडीशन में होगा या इमरजेंसी में होगा? शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, तो क्या पेनिस में इरेक्शन पॉसिबल है? यस या नो? बताओ जरा। शेर आपके पीछे दौड़ रहा है, शेर नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल सही। नो सर। हाँ हाँ, ठीक है, पॉसिबल नहीं है भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उस समय इरेक्शन नहीं होगा, यानी इमरजेंसी में इरेक्शन कभी नहीं होता, अब तुम याद रखोगे, इमरजेंसी में इरेक्शन नहीं होता। इरेक्शन हमेशा नॉर्मल कंडीशन में होगा, रिलैक्स मोड में होगा, इमरजेंसी में पॉसिबल ही नहीं है। यानी कभी भी सिंपैथेटिक इरेक्शन नहीं कराएगा, इरेक्शन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक कराएगा। अब याद रहेगा आपको, अब भूलोगे तो नहीं जिंदगी में। इरेक्शन हमेशा पैरासिम्पैथेटिक कराएगा, रिलैक्स मोड में होगा, ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में होगा, इमरजेंसी में नहीं होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ, ये कैसे कराएगा, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या काम भाई, इरेक्शन के अंदर क्या था मैंने बताया था भाई, ये ह्यूमन है, ठीक है,
अगर इसका पेनिस है, मान लो पेनिस है, तो पेनिस के अंदर मैंने बताया था ब्लड साइनस होते हैं, ब्लड साइनस, इस तरीके से ब्लड के साइनस होते हैं, ये साइनस, ब्लड साइनस। और स्मूथ मसल्स होते हैं। दो काम हो जाएं, इन ब्लड साइनस का डायमीटर बढ़ा दो, ठीक है, तो ब्लड तेजी से अंदर फ्लो करेगा, पहला काम, ठीक है। डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस या ब्लड वेसल्स इन पेनिस, एक काम तो ये कर दो। दूसरा, जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स कर दो, जिससे वो और लेंथ में लंबा हो पाए, बड़ा हो पाए, और उसमें ब्लड का फ्लो तेजी से बढ़े। तो दो काम करने हैं, एक तो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करना है, और दूसरा ब्लड साइनस, साइनस का मतलब कैविटी, समझ रहे हो, हाँ, इनको डायलेट करना है, समझ रहे हो ना। यहां तक समझ में आया नहीं आया, कोई डाउट या नहीं? नहीं, ठीक है, नहीं नहीं नहीं। तो अभी ये आपने शायद पढ़ रखा होगा, एक हार्मोन होता है जो गैसियस फॉर्म में होता है, रिप्रोडक्शन में भी, बर्थ के टाइम पर हम बताते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक तरीके से वैसो डायलेटर का काम करता है, ब्लड साइनस को डायलेट कर देता है, ठीक है। हाँ, नाइट्रिक ऑक्साइड की अगर मैं बात करूं, तो वैसो डायलेटर का काम करता है। तो ये जब पैरासिम्पेथेटिक क्या काम करता है, पेनिस के अंदर जो ब्लड साइनस होते हैं ना, उनके उनको डायलेट कर देगा, ठीक है। तो यानी पैरासिम्पेथेटिक एक ही काम करेगा, पेनिस के लोकल टिश्यू में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देगा, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, जिन लोगों के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, पेनिस इरेक्ट नहीं कर पाता, तो डॉक्टर उनको एक मेडिसिन लिखता है, ठीक है, जिसका मेन साल्ट होता है सिल्डेनाफिल सिट्रेट, समझ रहे हो ना, हाँ, नाम बहुत सारे हैं उसके, ठीक है, 50 नामों से आती हैं, पर मेन साल्ट, क्योंकि आपको साल्ट पर काम करना है, हर मेडिसिन पे एक प्रॉपर साल्ट होता है, तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट साल्ट होता है, जो लोकल टिश्यू में नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को बढ़ा देता है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड टेबलेट से बढ़ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली अपने आप ये तेजी से क्या कर जाएंगे, ठीक है, डायलेट कर जाएंगे, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, और ब्लड में इरेक्शन मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो, सेल्डनाफिल सिट्रेट की वजह से। पर ये टैबलेट जो बनाई गई थी, साल्ट बनाया गया था, वो हार्ट के लिए बनाया गया था, जिनके अंदर हार्ट ब्लॉक कर जाता है, हार्ट कार्डिक अरेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, तो उन लोगों को सेल्डनाफिल सिट्रेट दिया जाता था, क्योंकि उन वेसल्स को डायलेट कर देता था, तो ब्लड का फ्लो तेजी से वहां बढ़ जाता था, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सेल्डनाफिल सिट्रेट का असर यहीं पड़ेगा, पूरी बॉडी पर पड़ेगा, क्योंकि समझ रहे हो ना मेरी बात, जहां जहां रिसेप्टर होंगे वहां वहां पड़ेगा, तो इससे ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा, ठीक है। तभी बिना डॉक्टर की कंसल्टेंसी के ये चीजें नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उससे कई लोगों का ऐसा होता है, बीपी बढ़ जाने की वजह से डेथ या हार्ट फेल्योर या बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ। तो सिल्डेनाफिल सिट्रेट के साइड इफेक्ट भी हैं, क्योंकि वो बनाया गया था हार्ट के लिए, पर आज की डेट में यूज हो रहा है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर, समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ। अगर कोई उस टैबलेट को बेवजह इनटेक कर रहा है, तो नो डाउट नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड का सीक्रेशन ब्लॉक हो जाएगा, यानी इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं था, वो बाद में जाके हो जाएगा, समझ में आया, यस। क्योंकि सिंपल मैकेनिज्म है, कोई चीज नेचुरली बन रही है, उसको बनने को रोक करके आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे हो, ठीक है, तो धीरे धीरे उसका खुद का बनना बंद हो जाता है, और इरेक्टाइल डिसफंक्शन परमानेंट हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हो, फिर टैबलेट पर डिपेंड रहना पड़ता है, और टैबलेट के साइड इफेक्ट बहुत सारे हैं, हार्ट पे स्पेशली, ठीक है, ब्रेन पर, हार्ट पर, हाई बीपी की वजह से, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर कि जो स्मॉल वेन्स होते हैं उनके डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, किडनी, ब्रेन, समझ रहे ना मेरी बात, फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है, तो दिक्कतें हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया पूरा मैकेनिज्म क्या है। तो पैरासिम्पैथेटिक की बात करता हूं, तो दो काम करेगा, एक तो लोकल टिश्यू में, ठीक है, लोकल टिश्यू के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड के सीक्रेशन को बढ़ा देगा, क्लियर है, हाँ, जिससे ब्लड वेसल्स का डायलेशन हो जाएगा, और साथ में, ठीक है, ये पैरासिम्पै मतलब जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको भी रिलैक्स करेगा, यानी दो काम करेगा, ये पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम दो काम करने वाला है। मैं अलग अलग लिख रहा हूं इसको, एक तरफ लिख रहा हूं ये, और दूसरा लिख रहा हूं इधर, ठीक है, इंक्रीज
secretion of nitric oxide in local tissue of penis। इससे क्या होगा? डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस। ठीक है भाई, एक काम चालू हो गया। इधर दूसरी तरफ क्या काम कर रहा है पैरासिम्पैथेटिक, ये क्या करेगा? रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ पेनिस। ये पेनिस की स्मूथ मसल्स में रिलैक्सेशन करेगा। समझ में आया? तो दो काम एक साथ हो रहे हैं, इधर मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, इधर नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज बढ़ रहा है जो डायलेशन ऑफ ब्लड साइनस करा रहा है। तो दोनों काम एक साथ होंगे, इससे क्या होगा? ठीक है, इसकी वजह से इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो, और ब्लड फ्लो बढ़ेगा, इधर रिलैक्सेशन हो रहा है, तो इससे क्या होगा? पेनिस का इरेक्शन चालू हो जाएगा, इरेक्शन ऑफ पेनिस। इरेक्शन ऑफ पेनिस। अब मुझे बताओ, ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया? 60 में लिख दे रहा हूं यहां पर। सिल्डनाफिल सिट्रेट किसमें लिखते हैं? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हाँ, उनके अंदर सिल्डनाफिल सिट्रेट साल्ट होता है, ठीक है, साल्ट होता है, ठीक है, DYS होगा डिसफंक्शन। सिल्डनाफिल सिट्रेट साल्ट हम यूज करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहां तक मुझे लग रहा है मेन कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा, इसके अलावा तो कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब मुझे बताओ कमेंट्स में। अच्छा सर जी, साल्ट मतलब, अरे भाई चलो डॉक्टर बन जाओगे अभी, समझ लेना। हर दवा का, तुम पता नहीं, गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया है, ठीक है, जैसे दर्द की 50 तरीके की दवा आती है, पर सबके अंदर साल्ट कॉमन होता है। फॉर्मूला समझ लो एक तरीके से, समझ रहे हो? हाँ, सबके अंदर साल्ट कॉमन होता है। तो गवर्नमेंट ने कहा है हर डॉक्टर को कि तुम दवा का नाम नहीं लिखोगे, तुम दवा के नाम के साथ साल्ट भी लिखोगे, कंपोजिशन भी लिखोगे, दवा की कंपोजिशन क्या है, जिससे कि मेडिकल स्टोर अगर वो सेम कंपनी की दवा नहीं है तो कोई जेनेरिक दवा उसको दे पाए सस्ते में। 100 रुपए की दवा 3 रुपए में भी मिल सकती है, समझ रहे हो? हाँ, 100 रुपए की दवा इसलिए क्योंकि डॉक्टर्स को बहुत बड़ा कमीशन मिलता है। समझ में आ गया? हाँ, ये फार्मा वाले मतलब छोटे मोटे गिफ्ट नहीं देते भाई, बड़ी बड़ी कारें देते हैं गिफ्ट के अंदर, समझ रहे हो? पर कहते हैं कि यही साल्ट, यही ब्रांड आपको बेचना है इतने महीने तक, ठीक है। तो मजबूरी होती है, और पूरी निगाह रखते हैं कि इस डॉक्टर का पर्चा आ रहा है, इसमें कौन सा साल्ट चल रहा है, कौन सा ब्रांड चल रहा है, मेरा ब्रांड चल रहा है नहीं चल रहा। आसपास के मेडिकल की जितने भी शॉप्स होते हैं वहां भी इंक्वायरी रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा, समझ लो, गिफ्ट या पैसा दिया जाता है इसके पीछे। तो बहुत बड़ा इसमें सिस्टम है यार, ठीक है। तो मुझे मेडिकल लाइन में जो चल रहा है ना अंदर, बहुत गंदा चल रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया? तो सेम साल्ट गवर्नमेंट के हिसाब से वो सस्ती कंपनी भी दे रही है जो ऐड नहीं करती है, ठीक है। बट डिपेंड है यही कि इंडिया के अंदर उनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है, ठीक है। जेनेरिक दवाओं की क्वालिटी अगर मेंटेन हो जाए ना, उसके ऊपर एक कड़े नियम आ जाए, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं है। बट यही है कि जेनेरिक दवा की क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही, तो डर रहता है कि प्रॉपर उसमें क्वालिटी है भी या नहीं, ठीक है। तो मजबूरी है, ब्रांड की तरफ भागना पड़ता है, ठीक ठीक है। तो नहीं तो जेनेरिक दवाएं ठीक होती हैं, साल्ट कॉमन है, ठीक है। वही साल्ट सस्ता भी आता है, वो समझ रहे हो, वो महंगा भी बेच रहे हैं। अब आता है, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक इमरजेंसी में काम करेगा, जो तेजी से क्या करता है? एजैक्यूलेशन कराता है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा, एजैक्यूलेशन हो जाएगा, ठीक है। एजैक्यूलेशन कैसे होगा? ठीक है, मान लो, ठीक है, ऐसे मानो ये टेस्टिस है,
एपिडाइमिस है, ये वास डिफरेंस है, ये खुल रही है इजैक्यूलेटरी डक्ट के थ्रू यूरेथ्रा के अंदर। तो यहां जितने भी स्मूथ मसल्स होंगे, समझना इस पूरे ट्रैक में एपिडिडाइमिस से लेकर के वास डिफरेंस, इजैक्यूलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा के अराउंड जितने भी स्मूथ मसल्स होंगे तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और तेजी से कॉन्ट्रैक्शन करने की वजह से सीमन तेजी से बाहर आएगा, इसको बोलते हैं इजैक्यूलेशन। समझ रहे हो? तेजी से सीमन का बाहर निकलना जैक्यूलेशन। स्मूथ मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन कौन कराएगा? सिंपैथेटिक। क्या काम करने वाला है सिंपैथेटिक भाई? स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एपिडाइमिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, ठीक है, इजैक्यूलेटरी डक्ट, एटसेट्रा। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होगा? इजैक्यूलेशन। इजैक्यूलेशन। अब बताओ यहां तक कोई डाउट कि इरेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है और इजैक्यूलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी मैकेनिज्म है? तो मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होगा, यहां तक सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, हाँ, स्मूथ मसल्स, इजैक्यूलेशन, यस, इजैक्यूलेटरी डक्ट। हाँ बेटा, एमबीबीएस में याद रखोगे साल्ट का नाम, अभी जरूरत नहीं है भाई, अभी तुम्हें थोड़ा ना जरूरत है। ठीक है, ये तो अभी मैंने ओनली फॉर नॉलेज अलग से लिख दिया है। ठीक है, ये तो तुम एमबीबीएस जब करोगे तब तुम्हें सारे साल्ट याद रखने पड़ेंगे भाई, इतना आसान नहीं है डॉक्टर बनना। हाँ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? एकदम क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। आज बहुत लंबी क्लास नहीं है, 1.5 घंटे की क्लास है, सब्र कर लो, 1.5 घंटा हो जाने तो मैं छुट्टी कर दूंगा। एसेसरी ग्लैंड्स, अच्छा यही एक पार्ट बचा ना मेल का, एसेसरी ग्लैंड्स। हाँ, बस यही पार्ट बचा है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो मैं आज नहीं कराऊंगा, तो पूरा पार्ट ही अलग है। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड मैंने सारे डाल दिए हैं। अब आ जाओ मेल सेक्स एसेसरी ग्लैंड, ये देख लो बस लास्ट। ठीक है, छुट्टी है फिर। सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, और बल्बो यूरेथ्रल का एक नाम और बताया था मैंने, इट इज आल्सो कॉल्ड काउपर्स ग्लैंड। अगर सेमिनल वेसाइकल की बात करता हूं, वन पेयर, प्रोस्टेट सिंगल होती है। इसकी बात करते हैं अगेन वन पेयर। ठीक है, वन पेयर, सिंगल, वन पेयर, समझ गए ना मेरी बात? यहां तक कोई डाउट? यस या नो? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेथ्रल, काउपर्स। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब इनको मैं कंपाइल कर देता हूं। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना लंबा नहीं दे रखा, एक पैरा में एक साथ कंपैरिजन कर दिया है, तो कंफ्यूजन ना हो, थोड़ा कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। ठीक है, जैसे सेमिनल वेसिकल वन पेयर होते हैं, इनसे जो फ्लूइड बनता है इनके अंदर, उसको सेमिनल फ्लूइड बोलते हैं। सेमिनल वेसिकल में सेमिनल फ्लूइड। ठीक है, पीएच ध्यान रखना है, सिर्फ एक ही फ्लूइड है की पीएच एसिडिक होती है, और दोनों फ्लूइड की पीएच एल्कलाइन होती है। तो एसिडिक पीएच सिर्फ और सिर्फ प्रोस्टेटिक फ्लूइड की होगी। ठीक है, इसकी पीएच एसिडिक होगी, बाद बाकी का एल्कलाइन। तो जो टोटल सीमन निकलता है, टोटल सीमन निकलता है, सीमन के अंदर स्पर्म भी होते हैं, सीमन के अंदर इन तीनों ग्लैंड का फ्लूइड भी होता है, सबको मिलाकर के हम सीमन बोलते हैं। यानी सेमिनल फ्लूइड, प्रोस्टेटिक फ्लूइड, ठीक है, और स्पर्म,
और थोड़ा बहुत वो लुब्रिकेंट है, वो तो माइन्यूट अमाउंट में है काउपर्स, इन सबको मिला दिया जाए तो सीमन कहते हैं। तो सीमन का 60 से 70% मैक्सिमम पार्ट कौन बनाता है? सेमिनल फ्लूइड। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है। किस रंग का होता है? येलो कलर का होता है, विस्कस होता है। सीमन जो येलोइश विस्कस होता है वो इसी की वजह से होता है। बस बेसिक नॉलेज, बस एल्कलाइन एसिडिक ध्यान रखना, ये काम का है, ठीक है। और सबसे मैक्सिमम यही अमाउंट बनाता है, ये काम का है बस। बेसिक इसमें कुछ भी नहीं है। नीट में एक ही क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है, फ्रक्टोज। वो कौन सा फ्लूइड है जिसके अंदर फ्रक्टोज मिलती है, जो स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, ठीक है। क्योंकि देखा होगा बहुत सारे केस ऐसे होते हैं, ठीक है, जैसे कह सकते हो कि रेप केस हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर अगर क्योंकि फीमेल ट्रैक में कोई ग्लैंड ऐसी है ही नहीं जिसमें फ्रक्टोज मिलता है, ठीक है। तो फीमेल ट्रैक में अगर फ्रक्टोज पाया जा रहा है, इट इज अ इंडिकेटर ऑफ, ठीक है, इंटरकोर, ठीक है, इंटरकोर हुआ है उसमें। तो ये प्रूफ करता है कि हाँ कहीं ना कहीं जबरदस्ती हुई है, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ, तो फ्रक्टोज कहाँ मिलता है? फीमेल, सॉरी, मेल सेमिनल फ्लूइड में मिलता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, लोकल हार्मोन होते हैं, ठीक है, फ्लूइड में होते हैं, हल्का हल्का कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, इससे तेजी से वो फ्लूइड आगे बढ़ पाए, ठीक है। क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, फिब्रिनोजन, जो सीमन को क्लॉट करा के रखती हैं, क्योंकि सीमन कभी हमेशा निकलता है क्लॉटेड फॉर्म में निकलता है बाहर, ठीक है। बाहर क्लॉट रहेगा पर फीमेल ट्रैक में जाते ही वो डी क्लॉट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पीएच पर डिपेंड करता है, एसिडिक पीएच चाहिए होती है। डी क्लॉट होते ही वो तेजी से भागना चालू कर देगा, ठीक है। तो भाई फ्रक्टोज है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, लोकल हार्मोन है जो स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं, और क्लॉटिंग प्रोटीन्स होती हैं, फिब्रिनोजन। जबकि अगर मैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड की बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है, ठीक है, मात्र 20 से 25% टोटल का बनाता है, स्लाइटली एसिडिक है, मिल्की फ्लूइड होता है, जिसके अंदर सिट्रिक एसिड होगा। सिट्रिक एसिड क्रेफ्ट साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम इसी के अंदर होते हैं, जो एसिडिक पीएच पर काम करना स्टार्ट करते हैं। अगर फीमेल ट्रैक में ये एंटर करेगा तो ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम फिब्रिनोलिसिन एक्टिवेट होंगे और इन फिब्रिनोजन को तोड़ देंगे और सारे स्पर्म एकदम तेजी से दौड़ लगाना चालू कर देंगे, ठीक है। हाँ, इसीलिए होते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक की तरह प्रोटीन्स भी होती हैं जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करती हैं फीमेल ट्रैक में इन्फेक्शन से, ठीक है। और कैल्शियम और फॉस्फेट तो होते ही हैं, ठीक है, जो तेजी से मोटिलिटी बढ़ाते हैं, इंक्रीज मोटिलिटी। टेल की मोटिलिटी बढ़ा देते हैं तो स्पर्म की स्पीड बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि फीमेल ट्रैक में स्पर्म को बहुत सारी अनफेवरेबल कंडीशंस का सामना करना पड़ता है, एसिडिक मीडियम, मैक्रोफेज, इट इज अ स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो मिलियंस स्पर्म में से मात्र एक स्पर्म ओवा के अंदर एंटर कर पाता है, बाद बाकी के एंटर नहीं कर पाते, जो इस स्ट्रगल में फेल हो जाते हैं। समझ में आया? तो ध्यान रखना है आपको, दो फ्लूइड बताए हैं मैंने, सेमिनल फ्लूइड पीएच स्लाइटली एल्कलाइन, प्रोस्टेटिक फ्लूइड एसिडिक, ठीक है। मैक्सिमम पार्ट जो बना रहा है वो सेमिनल फ्लूइड बना रहा है, ठीक है, 60 to 70%, 20-25% प्रोस्टेटिक फ्लूइड बना रहा है, ठीक है। बस मेन जो दो पॉइंट इस पे क्वेश्चन आता है। अगर मैं भाई कंपोजिशन की बात करता हूं तो सेमिनल फ्लूइड में फ्रक्टोज होता है, जबकि प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर जो मेन क्वेश्चन बनता है कैल्शियम और फॉस्फेट पर बनता है, जो प्रोस्टेटिक फ्लूइड के अंदर होते हैं, ठीक है। हाँ, अगर मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो फिब्रिनोजन क्लॉटिंग प्रोटीन आपके सेमिनल फ्लूइड में होते हैं, और डीक्लॉटिंग प्रोटीन तोड़ने वाले प्रोस्टेटिक फ्लूइड में होते हैं, फिब्रिनोलिसिन, ठीक है। अगर मैं फ्रक्टोज, आपको ध्यान रखना है फ्रक्टोज पे क्वेश्चन आएगा इसका, और तो कोई खास ऐसा नहीं, प्रोस्टाग्लैंडिन पे क्वेश्चन आता नहीं है, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। इसके अलावा जो एंटीबायोटिक है ये प्रोस्टेटिक फ्लूइड में होती है, सेमिनल फ्लूइड में नहीं होती, जो स्पर्म को प्रोटेक्ट करती है। कार्पर्स ग्लैंड की बात करते हैं, वन पेयर होते हैं, ये कुछ नहीं करते, ये जब, समझ रहे हो, ये पेनिस की टिप को लुब्रिकेंट रिलीज करते हैं, जो पेनिस की टिप को लुब्रिकेट करता है। समझ रहे हो? क्योंकि यूरिन की वजह से पूरी यूरेथ्रा एसिडिक हो जाती है और एसिडिक मीडियम में स्पर्म मारे जाते हैं, ठीक है, समझना। तो एसिडिक मीडियम में स्पर्म मारे जाएंगे तो ये लुब्रिकेंट धीरे धीरे निकलना चालू कर देता है और पूरी यूरेथ्रा के पीएच को एल्कलाइन करता है, क्योंकि एल्कलाइन फ्लूइड है, और पेनिस को धीरे धीरे लुब्रिकेट करता है, ठीक है। बस यही काम है इसका। अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है तो उसको मतलब काउंटेबल नहीं, हम मतलब कहते भी काउंट करो कितना परसेंट। तो ड्यूरिंग सेक्चुअल, एनसीईआरटी की लाइन है, सेक्चुअल एरोजोल, ठीक है,
एरोसल दीज सीक्रेट एल्कलाइन फ्लूइड, इस यहां से भी एल्कलाइन फ्लूइड निकल रहा है, ठीक है, जो, ठीक है, यूरेथ्रा दैट प्रोटेक्ट द पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग द एसिड, तो ये यूरेथ्रा के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, और साथ में आल्सो सीक्रेट म्यूकस दैट लुब्रिकेट द एंड ऑफ द पेनिस, और पेनिस के एंड को लुब्रिकेट करता है, खास इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, समझ के एल्कलाइन फ्लूइड होता है। एसिडिक फ्लूइड एक ही है, कौन सा फ्लूइड है एसिडिक, प्रोस्टैटिक फ्लूइड, वो एसिडिक होता है। सीमन, बच्चा कंफ्यूज होता है तो मैंने एक लिख ही दिया है, सीमन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा। अब कई बच्चे के सर सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, तो मैं लिख देता हूं, सेमिनल प्लाज्मा इज इक्वल टू, ठीक है, प्रोस्टैटिक प्लस सेमिनल वेसाइकल प्लस काउपर्स। इन इन तीनों ग्लैंड के फ्लूइड को मिला दिया जाए तो उसको सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं, यानी तीनों ग्लैंड का फ्लूइड और स्पर्म को मिला दिया जाए तो उसको सीमन बोलते हैं, ठीक है। टोटल सीमन की पीएच एल्कलाइन होगी, और एक बार इजैक्यूलेशन में 2.5 से लेकर के 5 ml सीमन निकलता है। कभी कभी सीमन तो प्रॉपर होता है पर सीमन में स्पर्म काउंट कम होती है, तो वो भी इनफर्टिलिटी को लीड करती है, जो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, क्योंकि एक मतलब इतने वॉल्यूम के अंदर लगभग 300 मिलियन, 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, तभी वो एग को नॉर्मली फर्टिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि फ्लूइड इतना निकल रहा है तो स्पर्म इतने ही होंगे ना, स्पर्म कम भी हो सकते हैं, स्पर्म काउंट कराया जाता है इनफर्टिलिटी के केस के अंदर, ठीक है, कि वो बेबी कंसीव ही नहीं हो रहा, सीमन का वॉल्यूम तो प्रॉपर है, तब एक टेस्ट होता है स्पर्म काउंट टेस्ट, तो उसमें स्पर्म काउंट कराए जाते हैं, तब पता चलता है कि अच्छा स्पर्म काउंट कम है, ठीक है, फिर मेडिसिन से स्पर्म काउंट बढ़ाया जाता है, सिंपल। अब बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, ये बेसिक बेसिक करा दिया मैंने आज आपका, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, यहां तक बेसिक करा दिया है, यहां तक कोई डाउट, ऐसे याद रखो, मेल यूरेथ्रा की लेंथ 20 सेंटीमीटर होती है और फीमेल यूरेथ्रा की लेंथ 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, बस इससे समझ लोगे, क्रिस्टल क्लियर। यहां तक सब चीजें क्लियर हैं या नहीं? सिट्रिक एसिड या सिट्रेट ये क्रैब साइकिल का इंटरमीडिएट है, तो स्पर्म के अंदर एनर्जी इंटरमीडिएट है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्रैब साइकिल मतलब एनर्जी का मेन काम करती है, हाँ, डायमंड क्लियर। चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है, बैक स्लाइड में कर दे रहा हूं, आपको जो ऐड करना है वो ऐड कर लो इसके अंदर, ठीक है। मेन पॉइंट ये है जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइनें मैंने इंक्लूड कर दी हैं। अब मेल वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट है, इंक्लूडिंग सेमिनल वेसाइकल मतलब ग्लैंड्स, ठीक है। कल मैं स्पर्मेटोजेनेसिस कराऊंगा पूरी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, क्लियर बिल्कुल, हाँ, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रेगुलेशन और फीमेल वाला पार्ट में स्टार्ट कर दूंगा, यस, ठीक है, जिससे कि परसों मेरी क्लास नहीं होगी, अल्टरनेटिव क्लास लगी हुई है मेरी इस वीक, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास है क्योंकि तरुण सर ले रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ, तो वो एक्स्ट्रा में फिर लगवाने पड़ा मुझे, उनके तरुण सर का लगा हुआ है स्लॉट, तो मेरा एक्स्ट्रा में लगा हुआ है, ठीक है, 4 बजे से 5:30, ठीक है, मैं 1.25 घंटा 1.5 घंटा का लेक्चर ले लूंगा आपका, थोड़ा थोड़ा टेंशन मत लेना, बस तुम आ जाना, ठीक है, तो उसमें मैं इस हफ्ते में ही मैक्सिमम चैप्टर खत्म कर दूंगा, ओके, मतलब मंडे होगा, ट्यूसडे नहीं होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे नहीं होगा, और फ्राइडे होगा, और फिर संडे होगा, क्लियर है, हाँ, इतने में आपका पूरा बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, मंडे से फिर मेरा ही वीक आ जाएगा, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ओके। फोल्डर बन गया है, फोल्डर बन गया है, कल ही डिस्कस किया था, ठीक है, पूछा था, फोल्डर अब बन चुका है, धीरे धीरे पता नहीं क्या वो क्या होता है, इतने % बच्चों को पहुंच चुका है, बचे हुए बच्चों को पहुंच रहा है, ठीक है, पर फोल्डर बन चुका है, ठीक है, वो स्टार्ट हो गया फोल्डर बनना, ठीक है, नो डाउट काम छोटा था पर ठीक है, थोड़ा सा टीम है, चैलेंज होता है, ठीक है, हो गया, मतलब ये फोल्डर बन चुका है, धीरे धीरे चीजें अपडेट होती जा रही हैं ऐप में, ठीक है,
ओके, तो आज इतना ही चलते हैं, रखते हैं, ठीक है। तो आपका यहां तक कंप्लीट है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, एआईपीएमटी क्वेश्चंस हैं, सब पीवाई क्यूज हैं। एक बार इन सारे पीवाई क्यूज को लगा लेना, ठीक है। सारे पीवाई क्यूज को एक बार लगा लेना, ठीक है। थोड़ा सा देखना इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने कराए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं समझ में आ जाएगा क्या है। एनिमल किंगडम के शॉर्ट्स में दे दूंगा तो मैं, जो कि तुम्हारे पूरे एनिमल किंगडम को एक बार रिवाइज करा देंगे, ओके। हाँ, यहां तक कोई डाउट? ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं कल। टाइम शायद आपका होगा कल, मेरा वही 4 से 5:30, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हाँ, दो बचा हुआ चीजें मैं स्टार्ट कर दूंगा, पॉडकास्ट भी चालू कर दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजें हो स्टार्ट हो जाएंगी, बस मुझे समझ रहे हो ना। एक बार मैं बीच में बहुत टेंशन में आ गया था, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें हो गई थी मेरे साथ, ठीक है। पता ही है आपको, ठीक है। मदर वाला केस हो गया, अचानक से मेरे गले में एकदम इन्फेक्शन तगड़ा हुआ, ब्लॉक हो गया, हाथ टूट गया, ठीक है। फिर डॉक्टर ने जब कहा कि आपके हाथ पर, कोहनी पर ऐसा लगा है बम रख के फोड़ा हो किसी ने, इस तरीके से टुकड़े हुए हैं। तो समझ में आया कि यार चीजें थोड़ी सी ना, तो है तो यार इंसानी, ठीक है, कभी कभी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। ओके, पर मैं अब फिर से एक्टिव हो रहा हूँ, ठीक है, पूरी एनर्जी के साथ आ रहा हूँ। और जो चीजें पेंडिंग आपको लग रही हैं, आपको लग रहा है कि सर ये तो मैं सब करा दूंगा, ठीक है। धीरे धीरे रिदम में आ जाने तो एक बार, ठीक है। क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी फिर से बनवाने चालू कर दिए हैं, सब चीजें स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। ओके, थोड़ा टाइम दो, सब चीजें एकदम एडजस्ट हो जाएंगी, बस तुम साथ साथ अपडेटेड रहो और चलते चलो साथ साथ, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में ही दूंगा मैं, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। लाइक अ डोपा, बट ठीक है, बट अभी मैं वो एक अलग तरीके से क्वेश्चन दे रहा हूँ, पीडीएफ की फॉर्म में बनवा रहा हूँ, जिससे कि एक बार में चीजें मिल पाए आपको।